बचपन की मासूमियत से जवानी के ख्वाबों तक मैंने हमेशा मोहब्बत के हसीन महल सजाए थे। शादी की पहली रात जब मैं सुर्ख जोड़ा पहने अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, तब मुझे नहीं मालूम था कि एक फ़ोन कॉल मेरी ज़िंदगी के तमाम अरमानों को राख कर देगी। ससुराल के बंद दरवाज़ों के पीछे छुपे वो कौन से राज थे जिन्होंने मेरी रूह तक को थरा दिया, और सुहाग रात को ऐसा क्या हुआ कि दुल्हन का रूप मातम में बदल गया। सुनिए एक ऐसी लड़की की दास्तान जिसने मोहब्बत की आड़ में छुपा भयानक चेहरा देखा। अस्सलामु अलैकुम। मैं इन लड़कियों में से थी जिन्हें अपने बिस्तर पर सोने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी और हमेशा अपनी माँ के पास होती थी। भले ही मैं छोटी थी, लेकिन जब सब सो जाते और कमरे की रोशनी बंद हो जाती, तब भी अगर माँ बाबा को बुलाकर अपने पास आने को कहती तो मेरी आंखें खुल जाती थीं। जब मैं छोटी थी और माँ मुझे सुलाकर बाबा के पास जाती तो मैं जाग जाती और रोना शुरू कर देती। मुझे माँ के बगैर बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। जब तक मैं माँ के चेहरे पर हाथ नहीं रख लेती मुझे सुकून नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी और समझदार होती गई, माँ ने मुझसे कहा कि अब मुझे अपनी बड़ी बहन के साथ दूसरे कमरे में सोना चाहिए। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया और माँ के सीने से चिपक गई। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस आपके ही पास होंगी, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। माँ एक ठंडी सांस लेकर कहती है, बेशर्म, तुझे तो ज़रा भी शर्म नहीं है। इस वक्त मुझे इन बातों का मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, एक रात जो आवाज़ मैंने सुनी इसने मुझे हैरान कर दिया। इस रात में अचानक जाग गई और जब माँ मुझे सुलाकर बाबा के पास गई तो मैंने कुछ अनजान आवाज़ें सुनी। पहले तो मैंने सोचा कि माँ का पल्लू पकड़ लूँ, लेकिन फिर चुपचाप आंखें बंद करके इन आवाज़ों को सुनने लगी। इन आवाज़ों ने मेरे कानों की लाली को सुर्ख कर दिया। मैं खामोशी से आंखें बंद की आवाज़ें सुनती रही और इसके बाद तो ये जैसे रोज़ का ही माहौल बन गया था। ये तजर्बा मेरे लिए कुछ नया और अनोखा था, जिसने मुझे बहुत जल्द समझदार और पुख्ता बना दिया। शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी और हर बात की तह तक जाने की कोशिश करती थी। मुझे भी धीरे धीरे शर्म महसूस होने लगी थी, इसलिए मैंने खुद ही इस कमरे में सोने शुरू कर दिया जहां मेरी बहनें सोती थी। मुझसे बड़ी 3 बहनें और 2 भाई थे। वक्त बीतता गया और सबकी शादी की उम्र तक पहुंच गए। मेरे सब भाई बहनों की मुझसे पहले ही शादियां हो गईं। जब मेरी शादीशुदा बहनें किसी फंक्शन के लिए हमारे घर आती तो रात को छुपकर तीनों आपस में बातें करती और खूब हंसती। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचती सब चुप हो जाते। जब मैं इनसे पूछती कि क्या बातें हो रही हैं तो वो मुझे कहती, तुम अभी छोटी हो। हालांकि मैं 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो मुझे अभी भी बच्ची समझती थी। धीरे धीरे मैं इतनी चालाक हो गई थी कि जब भी मेरी बहनें आती तो मैं जानबूझकर सोने का नाटक करती और इनके बीच बिस्तर पर सो जाती। फिर वो तीनों बैठकर चुटके लगाते हुए आपस में बातें करती जो पति पत्नी के बीच में होती हैं। मेरी तीनों बहनें हमेशा आपस में सब कुछ शेयर करती थीं और साथ मिलकर शरारतें करती थी। मैं भी इनकी बातें सुनती थी और खुद को संभालने की कोशिश करती थी। शादी के बाद की जिंदगी खुशियों से भर जाती है, ये बात मैं जान चुकी थी, इसलिए मेरे दिल में भी एक हलचल मचलने लगी थी। मैं सोचने लगी कि आयशा मेरी भी शादी हो जाए, मेरा भी एक पति और मुझे भी अपने पति से वही प्यार मिले जो मेरी बहनों को मिलता है। शादी के बाद ये सब जायज़ हो जाता है और इसमें सुकून भी मिलता है। ये सोच सोचकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता था। पढ़ाई पर तवज्जो देने की बजाय मैं शादी के बाद के ख्वाब देखने लगी। हर रात एक अजीब सी बेचैनी मेरी रग रग में समा जाती थी। मैं जब कमरे में अकेली होती तो अपने मोबाइल पर इंटरनेट पर लड़के लड़कियों के रोमांटिक सॉन्ग देखती और फिर खुद को इस लड़की की जगह महसूस करती
मैं इस लड़की की जगह अपने भाभी पति की कल्पना करती और सुकून महसूस करती। एक दिन मेरी बड़ी बहन घर आई हुई थी। फातिमा और मेरी बहन आपस में कुछ बातें कर रही थी, जिन्हें सुनकर मेरे मन में अलग ही ख्याल आने लगे और मैं फिर वही रोमांटिक वीडियो देखने लगी। इस वक्त मेरी बहन जाग गई और इसने मुझसे ये सब करते हुए देख लिया। इसने मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। फिर गुस्से में बोली, अपनी उम्र देख और अपने काम देख। मैं समझ नहीं पा रही थी कि तू पढ़ाई पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही थी। तू तो वक्त से पहले ही इन गलत कामों में पड़ गई है। तुझे बहुत शौक है अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने का। देखती हूँ सुबह माँ से कहती हूँ कि तेरी ये बेटी एक दिन तेरा मुंह काला करके चली जाएगी। इससे पहले कि कुछ और बुरा हो, इसे यहाँ से चलता कर दो। जब मेरी बहन को मेरी इस हरकत का पता चला तो मैं बहुत डर गई। मैं रोने लगी और इसके हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। लेकिन इसने मुझे खूब डांटा। अगले दिन मेरी बहन ने मेरा मोबाइल वापस कर दिया, लेकिन ये वादा लिया कि अगर दोबारा इस तरह की फजूल वीडियो देखी तो अंजाम बुरा होगा। मैंने भी तौबा कर ली थी, पर जब मैं कॉलेज जाती और अपनी सहेलियों को इनके बॉयफ्रेंड के साथ बातें करते हुए सुनती तो फिर से मेरे अंदर वही जज्बात जागने लगते। मैं 18 साल की थी जब मेरी बहन ने एक बार फिर मुझे मोबाइल पर वही वीडियो देखते हुए देख लिया। वो कहने लगी, तुझसे मना किया था ना, फिर भी नहीं मानी। लगता है तेरी जवानी कुछ ज़्यादा ही जोश दिखा रही है। चल अब माँ को बताती हूँ। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने गुस्से में कह दिया, हाँ खुद तुम लोग शादी करके अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हो और मुझे एक वीडियो भी नहीं देखने देती। इससे अच्छा तो माँ से कह दो कि मेरी भी शादी करवा दो। मैं शादी लायक हो चुकी हूँ, घर के काम भी अच्छे से कर लेती हूँ और पढ़ाई लिखाई में मेरा वैसे भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। जब भी मैं कुछ कहती हूँ लोग मेरी माँ बनकर मुझे डांटने पर तुले रहते हैं। मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, क्या ज़माना आ गया है, जब ससुराल जाओगी तब सीधी हो जाओगी। ससुराल में सिर्फ पति ही नहीं होता बल्कि ढेर सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। हम तो ससुराल की थकान लेकर मैके में आकर चैन की सांस लेते हैं। रात को पति का मूड देखना पड़ता है, गुस्सा सहना पड़ता है और सुबह से नंद देवरानी और जेठानी दिमाग खराब करते हैं। महंगाई और बिजली ही सर दर्द देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तुझे शादी आसान लगती है लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मेरी बहन ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैं कहाँ समझने को तैयार थी। मेरे लिए भी रिश्ता देखा जाने लगा। सबसे पहले जो रिश्ता आया वो मेरी भाभी के ख़ानदान का था। मेरी भाभी तो वैसे भी मुझे कुछ खास नहीं समझती थी और मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में थी। जब लड़के की तस्वीर दिखाई गई तो वो बहुत खूबसूरत था। इसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इसके साथ शादी के बाद का ख्याल आते ही मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी दौड़ने लगी। हमारे घर वाले सादगी पसंद थे, इसलिए हमारी शादी भी सादगी से होने वाली थी। शादी की तैयारी शुरू हो गई और फिर वो दिन आ गया जब मैं मेहंदी लगाकर दुल्हन बनकर बैठी थी। खानदान की सारी औरतें आकर मेहंदी की रस्म निभा रही थी। मैं भले ही संजीदगी से बैठी थी लेकिन अंदर से मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। अगले दिन मैं अपने पति के पास पहुंचने वाली थी और इस ख्याल से ही मेरे अंदर हलचल मच रही थी। शादी वाले दिन मेरे दिल में एक अजीब सी खुलबली थी, लेकिन मैके को छोड़ने का दुख भी था। जब मैं तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जा रही थी तो एक बार मुड़कर अपने इस घर को देखा जिसे छोड़कर मुझे जाना था। आज मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी। बस बाद में जब मैं इस घर में वापस आती तो एक मेहमान के रूप में आती। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन था, ये सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं दुल्हन बनकर शादी हाल के लिए रवाना हो गई। शादी हो चुकी थी और मैं दुल्हन के रूप में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरा दूल्हा भी कुछ कम नहीं लग रहा था। लोग हमारी जोड़ी की निस्बत चांद और सितारों से कर रहे थे। शादी के बाद अलविदा का वक्त आ गया
और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी सास बहुत खुश मिजाज और आज़ाद सोच रखने वाली औरत थी। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो मेरी सास है, बल्कि वो अपने बेटे की बड़ी बहन लग रही थी। इनका बर्ताव ऐसा था कि मुझे भी खुशी थी कि शादी के बाद हम दोनों सास बहू नहीं बल्कि माँ बेटी बनकर रहेंगे। जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सास ने साड़ी पहनी हुई थी और बाल खुले हुए थे। वो वाकई माँ कम और बड़ी बहन ज्यादा लग रही थी। उन्होंने ही मुझे आकर कमरे में बिठाया। जब मैं बेड पर बैठी तो मेरी सास पाक आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा दुपट्टा थोड़ा पीछे करके ठीक किया और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हें देख तो मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। तुम बहुत खूबसूरत हो और अपने पति को सही तरीके से संभाल लोगी। ये सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सास इस तरह की बातें कर सकती है। मैं मुस्कुराई तो वो कहने लगी, अरे बहू, मुझे बाकी सासू जैसा मत समझो। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहूंगी। तुम मुझसे बगैर झिझक कुछ भी शेयर कर सकती हो। इनकी बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया और मुझे यकीन हो गया कि हमारा रिश्ता सास बहू से बढ़कर दोस्ती का होगा। अगर सुहाग रात को लेकर मुझसे कुछ पूछना चाहती हो या कोई मसला है तो बताओ, फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो पहले ही शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मेरे पति बहुत रोमांटिक होंगे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन मेरी सास ने सोने पर सुहागा कर दिया। मैंने इन्हें मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं पूछना। फिर भी वो मेरे पास बैठ गई और धीरे से कानों में बताने लगी कि आज के दिन लड़कों को कैसे खुश किया जाता है। मैं पूरा ध्यान से इनकी बातें सुनती रही। कुछ देर बाद जब सासू माँ कमरे से बाहर गईं तो मैंने बाहर से आवाज़ सुनी। सासू माँ अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, मेरी बहू को ज़्यादा तंग मत करना। अगर मुझे सुबह शिकायत मिली तो मैं अपनी बहू को 1 महीने तक अपने पास बुला लूँगी। इस पर मेरे पति चुप थे। जब वो कमरे में आए तो मैं फौरन सर झुकाकर बैठ गई। मेरे पति मेरे सामने आकर बैठे और जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे हुस्न की तारीफ करने लगे। इनकी तारीफ सुनकर मैं शर्म से मुस्कुराती रही। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर सोने की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी और हाथ सहलाने लगे। मैं आज बहुत खुश थी कि आखिर वो रात आ ही गई थी जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। शायद ही किसी लड़की ने मुझसे ज़्यादा इस दिन के लिए इंतज़ार किया होगा। लेकिन जैसे ही मेरे पति मेरे पास आए, इनके फ़ोन पर एक कॉल आ गई। मेरे पति इस कॉल को देखकर संजीदा हो गए। वो फ़ोन कान से लगाकर बालकोनी में चले गए और काफ़ी देर तक बातें करते रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे बात कर रहे हैं। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मैं उठकर इनके पीछे गई, लेकिन तब तक वो फ़ोन बंद कर चुके थे। मेरा पति काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उन्होंने कहा, बॉस ने मुझे एजेंट के तौर पर मुंबई जाने को कहा है। सुबह एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जिसके सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। ये प्रोजेक्ट भी मैंने ही तैयार किया था। वो तो ये मीटिंग 1 हफ्ते बाद होने वाली थी, लेकिन जिसके साथ मीटिंग थी इन्हें रात में ही हर हाल में कहीं बाहर जाना है। इसलिए मुझे मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा ताकि सुबह की मीटिंग में वक्त पर पहुंच सकूं। मेरे सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर चुका था। फिर सब जाग चुके थे। सास तो पहले ही तैयार थी और ससुर ने भी ढीला ढाला सा लिबास पहन रखा था। वो ये मानने वाली बात थी कि दोनों अपने जवान बेटे के माँ बाप होने के बावजूद खुद भी बिल्कुल जवान लगते थे। मेरी सास जो ना जाने सुबह शाम सुर्ख गुलाब खिलाती थी, इनके चेहरे की चमक देखकर मुझे लगता था कि मानो वो किसी रानी का समा हो। जब मेरे पति ने इन्हें बताया कि इन्हें इमरजेंसी में जाना पड़ेगा तो दोनों ही फिक्रमंद हो गए। वो कहने लगे, मत जाओ, तेरी बीवी क्या सोचेगी? आज तेरी शादी की पहली रात है, ख़ास रात है, मत जाओ। लेकिन मेरे पति ने कहा कि नौकरी चली जाएगी, इस रात का क्या है, हमने तो पूरी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है। मेरे पति जैसे तैसे समझाकर वहाँ से चले गए और मैं बस मुंह देखती रह गई। मैंने इनका सामान पैक करने में मदद की और वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे।
तो ससुर इन्हें छोड़ने गए। सास मेरे पास आकर बैठ गई और बार बार माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाता है। जब ससुर लौट कर आए तो दोनों अपने कमरे में चले गए और मैं कपड़े बदल कर बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। अंदर से मैं बहुत बेचैन थी और सोच रही थी कि अब ये 2 दिन कैसे काटूं। खैर, जहाँ इतने साल निकाले हैं वहाँ 2 दिन भी निकाल लूंगी। इस रात मैं सो गई। सुबह कुछ मेहमान मेरे मुंह दिखाई के लिए आए थे। हर कोई पूछ रहा था तुम्हारा पति कहाँ है, दूल्हे के बगैर तो दुल्हन अधूरी होती है। इस तरह की बातें सुनकर मैं शर्म से लाल हो रही थी। फिर मेरे मैके से मेरी बहनें और भाभियाँ आईं। मेरी बहनें शरारत से पूछने लगी, चलो अब कल रात के बारे में कुछ बताओ, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रुका भी जाओ, इससे पहले ही तुमको छोड़कर चल गया। मैंने गहरी सांस लेकर अपने आप को संभाल लिया। मेरी बड़ी बहन मेरे पास आई और ताली बजाकर जोर से हंसी। इसने कहा, जैसे को तैसा, जितनी बेताबी तुझे थी, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, वरना अभी तुम्हारा गला दबा देती। फिलहाल 2 दिन बाद मेरे पति को वापस आना था। मुझे लगा कि ये 2 दिन पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। मैं अपनी सास के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। इनके चेहरे पर इतनी चमक थी कि कई कुंवारी लड़कियां भी ऐसी चमक के लिए तरसती थीं। लेकिन मेरे पति मुझसे और दूर होते जा रहे थे। अब वो कहने लगे कि 2 हफ्ते बाद आएंगे, जबकि मैं यहाँ सास ससुर की खूब खिदमत कर रही थी। इस दिन जब मेरी सास ने हमारे लिए चाय बनाई और लॉन्ग रूम में लाई तो मैं इनके पास ही बैठी थी। मैंने इनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, अरे मम्मी जी, आप ऐसा क्या खाती हैं? आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एक जवान बेटी की माँ हैं। इतनी चमक तो आजकल की कुंवारी लड़कियों में भी नहीं होती। मेरी बात सुनकर सास हंसते हुए बोली, अरे पगली, तेरे ससुर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इस उम्र में भी वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। जब और औरतें इन चीज़ों के लिए तरसती हैं, मेरे पास वो सब कुछ है, फिर क्यों ना मैं किसी जवान लड़की की तरह चमकती रहूं। सास की बात सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। इस रात मैं मायूस होकर सोने की कोशिश करती रही, लेकिन आधी रात को बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मैं पसीने से भीग गई और गला सूख गया। मैंने देखा कि पानी का गिलास खाली था, इसलिए मैं किचन की तरफ चल पड़ी। लेकिन तभी मुझे सास ससुर के कमरे से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें सुनकर मैंने सोचा कि आखिर देखो तो सही, वो इस वक्त क्या बातें कर रहे हैं। मैं इनके कमरे की तरफ बढ़ गई। बगैर सोचे समझे दरवाजे के पास कान लगाकर बातें सुनने लगी। जो आवाज़ें मैंने सुनी, इसने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। ये लोग बूढ़े हो चुके थे, लेकिन अभी भी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। मेरी सास कह रही थी, मेरी उम्र का लिहाज कर लो, घर में जवान बहू है। लेकिन जो जवाब मेरे ससुर ने दिया, इसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मैं बगैर पानी पिए ही वापस कमरे में जा चुकी थी। काफ़ी देर तक सोचती रही कि क्या जो मैंने सुना वो सही था या मेरी गलत फहमी थी। मेरा ससुर अपनी बीवी से कह रहा था, अरे तो क्या हो गया, वो कौन सी दूध पीता बच्चा है, वो भी तो हमारे बेटे के साथ ऐसे ही प्यार मोहब्बत करने के लिए आई है। ये अलग बात है कि बेचारी अब तक इसके इंतज़ार में ठंडी पड़ चुकी है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक ससुर अपनी बहू के लिए इस तरह की बातें कर सकता है। सुबह जब सास ससुर कमरे से बाहर आए तो मैं इनसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे ससुर से अजीब सा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि अब मैं इनकी निगाहों का इशारा समझ चुकी थी। वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहे थे। जब मैंने पति से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा, मैं मसरूफ़ हूँ, बहुत काम है, वापस आने में वक्त लगेगा। एक दिन सास का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। वो कहने लगी, बहू किचन में दवा रखी है, ज़रा दूध में घोल कर दो, इससे मुझे सुकून मिलेगा। मैंने दूध का गिलास निकाला और इनके ब्लड प्रेशर की दवा डालने की बजाय इसमें नींद की दवा मिला दी, जिसे पीकर मेरी सांस चकराने लगी और मैं इन्हें कमरे में लौटा आई। लेकिन अब घबराहट हो रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इसी वक्त मेरे पति का मेरी सास के फ़ोन पर कॉल आया। उन्होंने कभी मुझे कॉल नहीं की थी। मैंने फ़ोन उठाया और जैसे ही कान से लगाया, पति ने कहा, सुनो अम्मी, अपनी बहू को बता दो कि मैं अब वापस नहीं आने वाला।
मैंने यहाँ किसी और लड़की से चक्कर चला लिया है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सुहागरात को भी इसी ने मुझे फ़ोन करके दिल्ली बुला लिया था। वो अमीर बाप की बेटी है और कह रही है कि अगर मैंने इससे शादी नहीं की तो मुझ पर केस कर देगी। यहाँ की पुलिस तो आप जानते हैं कितनी सख्त है। मजबूरी में मुझे इससे शादी के इसके बच्चे को अपनाना पड़ेगा और बदले में मुझे करोड़ों की जायदाद भी मिल रही है। फिर भला क्या रखा है आपकी इस बहू में। मैं बहुत जल्द आप दोनों को भी यहाँ बुला लूँगा, सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। बस किसी तरह इस नालायक बहू से पीछा छुड़ा ले। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सारे ख्वाब मिट्टी भी मिल चुके थे। मैं अपनी सास को इस हाल में छोड़कर घर लौट आई। रो रो कर मैंने अपने माँ बाप और भाइयों को सब कुछ बता दिया। वो फौरन मेरे ससुराल पहुंचे और जमकर बहस हुई। मेरी सास ससुर ने यहाँ तक कह दिया कि एक बार जायदाद हमारे बेटे के नाम हो जाए फिर हम इसे भी छोड़ देंगे और अंजलि ही हमारी बहू रहेगी। लेकिन मेरे माँ बाप ने साफ मना कर दिया। कुछ सालों बाद अदालत में केस चला और मेरा अपने पति से तलाक हो गई। कम उम्र में ही मैंने ये सब झेला। मेरी बहन सही कहती थी कि शादी के बाद बहुत कुछ ऐसा होता है जो एक लड़की की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। जो मैं कभी हंसते मुंह चुलबुली और जज्बाती हुआ करती थी अब खामोश रहने लगी थी। अब मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है। मेरे लिए किसी रिश्ते आते लेकिन मर्दों पर मेरा भरोसा मुकम्मल तौर पर उठ गया है। शादी का नाम सुनते ही मेरा दिल जोर से कांप उठता है। आपको क्या लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए या सब मर्द ऐसे नहीं होते? अगर मुझे फिर से धोखा मिला तो? आज मैं 25 साल की उम्र में एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ मर्दों पर से मेरा एतबार उठ चुका है। क्या आयशा की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी है या ये हमारे मुआशरे की इस तलख सच की अक्कासी है जहाँ मुफाद के लिए रिश्तों की बलि चढ़ा दी जाती है? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देना चाहिए या फिर माजी का वो खौफ मेरी तकदीर बन चुका है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और याद रखें, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। रिश्तों के इंतखाब में जल्दबाजी नहीं बल्कि बसीरत की ज़रूरत होती है।